बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना में शामिल होने वाली है या फिर अपोजिशन में जोर बैठने के लिए तैयार हो गई है। ये दो मतजाद खबरें चल रही हैं, तो असल सूरत हाल जो है वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से फैसला हो गया है। फैसला साजों ने फैसला कर दिया है। वो फैसला क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब्राहम अकाड, जिसे माहदा इब्राहिमी भी कहा जा सकता है, उस हवाले से हमारे वज़ीर दफा ने एक मानीखेज बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस हवाले से बात की है। दूसरी तरफ हमारे वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पॉलिसी बयान भी जारी कर दी है। इस मौजू पर भी बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप बात करते हैं कि जनाब मखसूस रिश्ते वाले केस में नजरसानी की जो दरखास्त थी, उन पे जो फैसला आया है, इस पे जनाब बड़ा तिलमिला रहे हैं पीटीए वाले, और उसको मतनाज़ा बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हत्ता कि अब एक दरखास्त दे दी है इन्होंने। वो जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था ना, वो उसमें 10 जजों के दस्तखत है। अब इन्होंने दरखास्त दे दी है जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, बल्कि दरखास्त देने की कोशिश की गई, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी। हामिद खान साहब के तवस्सुत से सीनियर वकील हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने दरखास्त दी कि जनाब आप जो है ना, ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, उस पर 10 जजों के दस्तखत हैं। ये जनाब 12 जजों के दस्तखतों वाला जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, वो जनाब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में जारी किया जाए, ये कह रहे हैं। अब ये जो उन्होंने कहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है, जिस हुक्म पे अमल होना है, उस पे 10 जजों के दस्तखत मौजूद है। वो कहते हैं जनाब ये ज्यादा मौसर होगा कि 12 जजों के दस्तखत उसमें मौजूद है। फिर कल को ये भी कहेंगे जनाब 13 जजों के दस्तखत होने चाहिए। उसमें जो सलाहुद्दीन पनहवर साहब आखिरी दिन अलग हो गए थे, उनके दस्तखत भी होने चाहिए। ये तो भाई मेरे, जब ये पहले दिन इस केस की समाअत हुई थी नजरसानी की दरखास्तों की, उस वक्त आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने वो दरखास्तें मुस्तरद कर दी थी। और फिर क्योंकि मुस्तरद कर दी, हम अपना अलग फैसला लिखेंगे, तो फिर बेंच में बैठने का उनका फायदा ही कोई नहीं था। तो वो पहले दिन ही अलग हो गए। तो अब उन्होंने जजमेंट लिखी है, वो उसके साथ ही मिला के पढ़ी जाएगी ना। अब ये जो पीटीए वाले हैं ना, ये कहते हैं ना कि बेवकूफ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है, तो ये उसी तरह का, जैसे ये मंसूर अली शाह साहब का रगड़ा इन्होंने निकाला था कि जनाब मंसूर अली शाह साहब कादी साहब के बाद आएंगे चीफ जस्टिस, और जनाब वो जुडिशल कमीशन बनेगा इलेक्शन के हवाले से, और जनाब फिर इलेक्शन कल खत्म हो जाएंगे, या फिर जनाब पीटीआई को सारी सीटें जो है वो जहाँ धांधली धुंधली के इल्जाम आते हैं हमें मिल जाएंगी, तो इमरान खान जेल से बाहर आ जाएगा, ये हुकूमत घर चले जाएगी, इस तरह की। फिर उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा 26वीं आईनी तरमीम की शक्ल में निकला। और मंसूर अली शाह साहब जो हैं, अब सीनियर जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, आईनी बेंच में भी शामिल नहीं है वो। तो इसी तरह का अगर दोनों जज साहबान जो हैं वो इनकार कर देते हैं ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में दस्तखत करने से, तो नुकसान किसका होगा? उन दो जजों का ही होगा ना, क्योंकि वो आईनी और कानूनी तौर पे इस ऑर्डर पे दस्तखत करने के पाबंद है, ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है। बहरहाल ये अपना लगे हुए। और एक और जो काम इन्होंने किया है शुरू, वो ये है कि काजी फायद ईसा साहब की ट्रोलिंग हो रही है, इनका सोशल मीडिया, इनके लीडर और पता नहीं क्या क्या। वो पिछले भी लाग में मैंने कहा था जनाब 4 हरफ भेज के इन पे मैं आगे चलता हूँ, तो एक मरतबा फिर 4 हरफ भेज के मैं बात कर रहा हूँ। अब मुसर्रत हलाली साहबा के पीछे पड़ा हूँ। मुसर्रत हलाली साहबा ने क्या कह दिया? अब मसला ये है कि जो आइन है, जो जजेस हैं आला अदलिया के, उन्होंने जो हलफ उठा रखा है वो आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। आइन और कानून कौन सा? आइन और कानून जिसे पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है, जो नाफिजुल अमल है, जो राइज है इस वक्त, उस आइन और कानून के ऊपर चलना है ना उन्होंने। तो ये बात तो जमाल खान मुंदोखेल साहब ने भी हामिद खान से कही थी, जनाब आप 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे तो गायब हो गए थे। अगर आपको कोई मसला है तो कानून में तरमीम करवा लें, आइन में तरमीम करवा लें। हमने तो उसी आइन और कानून को देखना है जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है। तो ये एक और आइन को मानते हैं, ये उस आइन को मानते हैं जो ख्वाहिशों में पलता है। जैसे 63A का एक फैसला दे दिया था उन्होंने, बिल्कुल रीराइट कर दिया था आइन को। और फिर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला, ये भी आइन को रीराइट कर दिया गया।
भाई मेरे, जो खाशों में पलता है आइन, उस आइन की कोई हैसियत नहीं है। आइन वही है जिसे पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, और काजी साहब की ट्रोलिंग का तुक ही कोई नहीं बनता। काजी साहब अगर ना होते, इस वक्त भी ना 26 में तरमीम आनी थी, इन्होंने ना पहले देनी, बल्कि बिल जब पास हुआ था उसी वक्त से सो मोटो लेने के लिए तैयार हो गए बैठे थे। तो अगर हो भी जाती पास, इन्होंने कलदम कर देनी थी, काजी साहब ना होते। तो फिर वही जो हम ख्याल जजेस हैं, वो बैठ के जनाब इस वक्त भी फैसले कर रहे होते, और आजादाना फैसले, जिसको ये कह रहे हैं जनाब ये आजादाना फैसले नहीं है, ये किस कानून और आइन के मुनाफी फैसले दे रहे हैं, मुझे बताएं। छतरोल दिन लोगों की होनी चाहिए जो तनकीद कर रहे हैं, यानी बिला वजह का एक अच्छे खासे आईनी और कानूनी फैसले को जुडिशरी के अंदर रहते हुए जो फैसला दिया गया है उसको मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो अपनी जुडिशरी से बाहर निकल के फैसले कर रहे थे, वो फैसले इनको कबूल थे, क्योंकि वो इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो फैसले आ रहे थे। आइन और कानून के ताबे नहीं, ख्वाहिशात के अंदर जो एक आइन इन्होंने बनाया हुआ था, आइन को यार अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जनाब ये उसकी तशरीह करके बिडागर कर रहे थे। शुक्र अदा करें यार कि जनाब कुछ आज़ाद जजेस जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, आइनी बेंच में मौजूद हैं, और वो फैसले कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने अर्ज किया ना कि जनाब वो मानी खेज जो मैंने कहा जनाब वज़ीर दिफा का बयान है, और फिर पॉलिसी बयान है असाक डार साहब का, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना, ये जो गेम कर रहे हैं, ये गेम इनकी यही है कि जनाब माहदा इब्राहिमी करवा के ना इसराइल को किसी तरीके से तस्लीम करवा लिया जाए मुसलमान ममालिक से और अरब ममालिक से, और शायद इसके नतीजे में अमन भी हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए जो शाम पर पाबंदियां लगाई गई थी, तो वो पाबंदियां उन्होंने जनाब खत्म करने का ऐलान कर दिया। ऐलान तो एक दिन पहले, ये खबर तो पहले आ गई थी, लेकिन उनके जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं उन्होंने जनाब अब ये कहा है कि जनाब ट्रंप साहब ने शाम के ऊपर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया, और जो एग्जीक्यूटिव आर्डर जो है अब तक शायद वो जारी भी हो चुका हो कि इस हवाले से एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी कर दिया जाएगा। और ट्रंप साहब ने ये भी कहा था एक दिन पहले कि हम चाहेंगे जो शाम है वो माहदा इब्राहिम के हवाले से इसराइल के साथ अपने रवाबत जो है, तल्लुकात जो है वो कायम करें। ये जो इस इसराइल को और तस्लीम करने वाली बात है और फ़लस्तीन आज़ाद रियासत वाली बात है, ये इस हवाले से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं असाक डार साहब, उन्होंने एक थिंक टैंक में जो गुफ्तगू की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस हो, उन्होंने कहा कि इसके सिवा हमें कोई और हल जो है वो कबूल ही नहीं है। ये उन्होंने कहा वही जो दो रियासती हल है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अगर ये हल निकालते हैं तो फिर तो ये है कि एक फ़लस्तीन भी रियासत होगी, और वो कहते हैं ना उसका बैतुल मुक़द्दस जो है ना वो उसका दारुल हुकूमत होगा। ये असाक डार साहब कहते हैं फिर हमें वो काबिल कबूल है। इसका मतलब ये कि अगर ये बन जाता है तो हम इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर हम पे अब्राहम अकॉर्ड के लिए दबाव आता है तो फिर हम अपने मफाद के मुताबिक फैसला करेंगे। दबाव आना है, ये पक्की बात है। अगर अरब ममालिक जो हैं वो इस का हिस्सा बन जाते हैं इस अकॉर्ड का, तो फिर पाकिस्तान पे लाजमी तौर पे दबाव आएगा। अच्छा, वैसे ये अगर देखें ना तो ये दो जंगें जो हुई हैं इसराइल की और अरब ममालिक की, तो वो अरब इसराइल जंग के तौर पे ही उनको लिया जाता है। पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, उनका उस तरह किरदार नहीं था उसमें। ये इस्लामी ममालिक और इसराइल की जंग नहीं थी। ये जो फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी उसमें तो मसीही जो हैं वो भी शामिल थे, यानी अरबों के जो अरब थे वहाँ के, उनका मामला था, वो मसीही थे या मुसलमान थे। अब लैला खालिद बड़ी मशहूर जो हैं, वो हाईजैकिंग वाले मामलात में आपके इल्म में होगा, आपको याद करवा देता हूँ। तो वो खातून जो है वो मसीही खातून थी। बहुत सारे लोगों को वैसे ये है गलतफहमी कि शायद वो मुसलमान मुजाहिदा थी, लेकिन वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए वो ज़ाहिर है वो लड़ रही थी, लेकिन वो थी
ईसाई बरादरी के साथ उनका तल्लक था, मसीही बरादरी के साथ। तो हाँ, जो दूसरी जंग थी अरब इसराइल जंग, उसमें पाकिस्तान के कुछ पायलट्स जरूर गए थे। अब तुर्की ने तो उसको तस्लीम किया हुआ था इसराइल को, उस वक्त तुर्की जो था, और वो नेटो का मेंबर था, और जो उस वक्त शाह ईरान थे दोनों जंगों में, उन्होंने भी इसराइल को तस्लीम कर रखा था। और इस खित्ते में दो जो करीबी रियासतें थी अमेरिका के, वो इसराइल और ईरान थे। तो बहरहाल अब जो ये मामला बात की है ना हमारे वजीर दिफा ने कि जनाब हम अपना मफाद देखेंगे, तो जो कल मैंने भी लाख किया था, जनाब एक साहब कह रहे हैं कि अगर दो रियासती हल निकल आए और कश्मीर वाला मसला जो हल हो जाए तो क्या आप खुश नहीं होंगे? मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर दबाव आता है ना, तो फिर पाकिस्तान जो कश्मीर वाला मामला है ये शर्त रखेंगे कि इस मामले को जनाब कश्मीर वाला मसला भी हल करवाएं, तो हम उस मसले के हल के लिए तावन के लिए तैयार हैं। तो आप जो ये वाला कश्मीर वाला मसला है ये हल करवाएं। और मेरा ख्याल है अमेरिका के लिए ये अहम नहीं है कि जनाब भारत और पाकिस्तान के जनाब तनाज़ा है तो भारत को खुश करना है, नहीं, वो पाकिस्तान की खुशनुदी के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है। और फिर अगर अमेरिका खड़ा हो जाता है तो पूरी यूरोपीय दुनिया जो है पाकिस्तान के साथ खड़ी हो सकती है। अरब ममालिक पहले ही हमारे साथ हैं, तो फिर मुसलमान ममालिक पहले ही हमारा साथ दे रहे हैं। तो फिर अगर इस तरीके से सौदेबाजी होती है कि जनाब कश्मीर वाला मसला आप हल करवा दें, क्योंकि इस खित्ते में अगर आप दुनिया में अमन चाहते हैं तो इस खित्ते में जो लड़ाई की असल वजह है वो तो कश्मीर का इशू है। आप कश्मीर वाला इशू हल करवा दें तो हम, आप जो कह रहे हैं जनाब इसराइल और फलस्तीन वाला इशू, उसमें जनाब आपकी मदद कर देते हैं या कर सकते हैं, जो भी कर सकेंगे। तो इसके अलावा जो एक और खबर है ना वो ये है कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब के मुस्तकबिल का जनाब फैसला हो गया हुआ है। जो फैसला करने वाले हैं ना उन्होंने शायद इस हवाले से फैसला कर लिया। वो फैसला ये है, जो मुझे पता ये चला है कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब जो वो डिलीवर नहीं कर सके उस तरह जिस तरह उन्होंने वादा किया था, एक बात। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जनाब ना ही उसको अली मीन गंडापुर की वजारत आला को बचाने की कोशिश की जाएगी, ना ही गिराने की कोशिश की जाएगी। सियासतदान अपने तौर पे अगर उनको गिरा सकते हैं अली मीन गंडापुर को तो वो गिरा लें, अगर वो अपने आप को गंडापुर साहब बचा सकते हैं तो वो बचा लें। अब जो प्लानिंग मुझे नजर आ रही है ना, प्लानिंग मुझे ये नजर आ रही है कि जनाब वो अली मीन गंडापुर की जो अपनी जमात है उसके अंदर से ही बगावत होगी। 35 लोग तो आज़ाद है ना वहां, और दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद अपोजिशन की जो तादाद है अपोजिशन के अरकान की वो हो जाएगी 52, और 21 अरकान उनको मजीद चाहिए इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए गंडापुर साहब की, और 35 आज़ाद हैं। अगर वो बगावत कर देते हैं, 35 आज़ाद जो हैं वो तहरीक ले आते हैं और अपोजिशन उनके साथ मिल जाती है, वो बाद में अलग बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब को क्या मिलता है और जो बगावत करने वाले अरकान हैं उनके हामी जो उनके साथ इस हुकूमत में शामिल हैं तो उनको क्या मिलता है। लेकिन फैसला यही हुआ है कि गंडापुर साहब बचा सकते हैं तो बचा लें, और अपोजिशन गिरा सकती है तो गिरा लें, ये फैसला हुआ है। और दूसरा जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जनाब पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होने वाली है या फिर अपोजिशन बेंच पर बैठने वाली है, ये कुछ होने वाला है। अच्छा, अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनके हवाले से ये खबर जो है ये वाज़ेह तौर पर खबर आ चुकी हुई है कि जनाब मखसूस रिश्ते मिलने वाला जब वो फैसला आया है नजरसानी वाला, उसके बाद उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा गया कि जनाब अब आप जो है पता ही चला कि जनाब काबीना में शामिल होने वालों को नहीं, ये हमारा पहले दिन से तय था कि जनाब हम हुकूमत का जो साथ दे रहे हैं, हुकूमत बनवा रहे हैं नून लीग की, तो जो फार्मूला तय हुआ था उसके तहत जनाब हमने काबीना का हिस्सा नहीं बनना, एक बात होगी। अब दूसरी खबर जो ये चल रही है कि जनाब जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कोशिश कर रही है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव हो गए हैं इस हवाले से। तो वो कह रहे हैं जनाब वो मुस्लिम पीपल्स पार्टी के बगैर जो है वो हुकूमत जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर रहे हैं, दीगर जमातों को साथ मिला के ना वो अपनी हुकूमत जो है वो चलाएंगे, और पीपल्स पार्टी हो सकता है अपोजिशन के बेंच में बैठ जाए। अच्छा, आपको याद होगा कि जब आप लोग ही मुझसे सवाल करते थे जनाब, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हुकूमत के खिलाफ बड़ा तल्ख लहजा इख्तियार करते थे, बड़ी सख्त तनकीद करते थे, तो कि जनाब ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या मामला है, क्या मसला है, तो
उस वक्त भी मैंने ये अर्ज किया था कि जनाब जो पीटीआई का अपोजिशन का किरदार है ये भी ये लोग छीन लेना चाहते हैं। यानी जो किरदार अदा करना चाहिए पीटीआई को, क्योंकि उनका तो रवैया ही गैर सियासी और गैर जमहूरी, वो तो एक शख्स के लिए अपोजिशन कर रहे थे। तो मैंने ये कहा कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो किरदार भी जो हुकूमत पे सही मायनों में तनकीद का किरदार है वो भी उनसे छीन लेना चाहते हैं। और ऐसी ही सूरत हाल मुझे बनती हुई नजर आ रही है। आज जो इलेक्शन कमीशन है उसका इजलास भी हो रहा है और उसमें जो जजमेंट आई है मखसूस रिश्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की, तो उस पर अमल दरामद के लिए ज़ाहिर है वो नोटिफिकेशन वगैरह जो वो जारी होंगे। ये पहले नोटिफिकेशन जारी हो गया था, 77 सीटों का ये इशू था, तो 77 मखसूस रिश्तें जो हैं इसमें नोटिफिकेशन भी हो गया था और तमाम जो असम्बलियाँ हैं उनमें हलफ भी हो गया था उन लोगों का। लेकिन 6 मई को मंसूर अली शाह साहब वाले बेंच ने वो दरखास्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बाकायदा समात के लिए मंजूर करते हुए अपीलें जो हैं, तो उन्होंने ये हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था, जिसके बाद जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन ने वो मुअत्तल कर दिया था ये वाला। तो फिर उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा वाली नशिस्तें 25 नशिस्तें मखसूस नशिस्तें सिर्फ उनका हलफ होना बाकी है, बाकी उन्हें तो आगे बैठ जाना है। उसी तरह जब बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा, और बहाली का नोटिफिकेशन जारी होना ही होना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो वो 25 के हलफ में ये रुकावट डालने की कोशिश करते। तो मैंने आपको बता दिया था कि 26 महीने तरमीम में जो आर्टिकल 255 है उसमें तरमीम हो चुकी हुई है कि जनाब अगर हलफ लेने वाली शख्सियत जो है वो हलफ लेने से इनकार कर देती है या काबिल अमल नहीं होता कि जनाब उसके सामने हलफ उठाया जाए, तो फिर अगर सूबे का मामला है तो फिर मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो किसी शख्स को नामजद करेगा उनसे हल्फ लेने के लिए। यानी वो वाला मामला भी वो निकल जाएगा, वो जनाब रुकावट नहीं डाल सकेंगे, कोशिश नहीं करके देख लें, कोशिश कामयाब नहीं होगी उनकी। दोबारा वो दूसरी बात ये है कि उसके बाद बहाली के बाद जो सूरत बनती है ना असम्बली में, वो अच्छा पहले ना अयूब खान का दौर मैं आपको याद करवाऊं कि अयूब खान ने बीडी मेंबरों के जरिए बिलवास्ता इलेक्शन ही हुआ था असम्बली का उस वक्त, तो ज़ाहिर है वो दौंस और धांधली के साथ सारा कुछ हुआ था। तो जनाब अयूब खान साहब ने एक मरतबा ये कहा कि जनाब ये तो मेरा एहसान है असम्बली के ऊपर कि मैंने जो अपोजिशन लीडर है इनके, यानी ये इतनी वो कहते थे ये निकम्मी अपोजिशन है कि मुझे अपोजिशन लीडर भी अपने घर से देना पड़ा है। उस वक्त अपोजिशन लीडर कौन थे? अयूब खान के हकीकी भाई जो हैं सरदार बहादुर खान साहब, वो अपोजिशन लीडर थे। दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं जनाब असम्बली से खड़े हो गए। और फिर जो पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में जब इनकी हुकूमत आई है तो मुस्लिम लीग नून पहले तो हुकूमत में शामिल ही हो गई थी, फिर अलग हो गई जजेस इशू पे, और लेकिन फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे काम कर रही थी। इसी तरह जब 2013 में नून लीग की हुकूमत आई है तो पीपल्स पार्टी है ये फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे काम कर रही थी, हत्ता कि जब ये इन्होंने धरने वगैरह 126 दिन का धरना दिया था तो पीपल्स पार्टी जनाब बिल्कुल शीशा पलाई दीवार की तरह नून लीग के साथ आके खड़ी होगी थी इनकी हुकूमत को बचाने की। उन्होंने वो असम्बली का इजलास हो रहा है जो भी हो रहा था और इस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर कोशिश के बावजूद वो धरना कामयाब नहीं हो सका था, आपके इल्म में होगा। अब जो सूरत हाल बन रही है कि जनाब ये सादा अक्सरियत कैसे असर कर लेगी जब ये मखसूस नशिस्तें 110 नशिस्तें अब हैं इनके पास नून लीग के पास, और एक साहब जो हैं उस्मान अली साहिवाल से MNA आज़ाद पीटीआई की वो कहते हैं कि हमायत से जनाब वो जीत के आए हुए थे, उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की है तो वो अब शामिल हो गए मुस्लिम लीग नून में। तो वो जनाब 111 सीटें हो गई हैं मुस्लिम लीग नून की, 14 इनको मिलेंगी जो मखसूस नशिस्तें हैं अजाफी, तो इनके पास 125 जो हैं वो अरकान हो जाएंगे। और चाहिए कितने सादा अक्सरियत के लिए? 159, तो ये तो 125 हैं। फिर हुकूमत कैसे बनाएंगे जबकि जो 70 सीटें पीपल्स पार्टी की 5 में मजीद मिल जाएंगे मखसूस नशिस्तें इनके पास हो जाएंगे 75। तो ये फिर कैसे उसको करेंगे? अब सूरत हाल ये है कि उसमें MKM जो है उसकी 22 हैं और PMLQ जो है उसकी 5 हैं जो हुकूमत में है, और IPP की 4 हैं, और बाप की 1 है, NP की 1 है, और जो PMLZ है ज़िया तो एजाजुल हक साहब
तो एक वो है और दो आज़ाद इनके साथ जो है वो लगे हुए हैं। अगर पीपल्स पार्टी इनसे अलग हो जाती है तो 75 सीटें इसमें से निकाल दें तो पीछे बचते हैं 161। 161 अरकान जो हैं वो जो नून लीग वाली हुकूमत है मियां शहबाज शरीफ की उसमें शामिल होंगे। और उनको सादा अक्सरियत के कितने चाहिए? उनको सादा अक्सरियत के लिए चाहिए जनाब मजीद 8 अरकान जो हैं। वैसे वहाँ मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब को अगर वहाँ फ्री हैंड दे दिया जाता है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए तो फिर वैसे जमीयत उलमा इस्लाम की इस वक्त जो है वो 8 हैं, 3 उनको मजीद मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी, उनके 11 हो जाएंगी। अगर मौलाना साहब हुकूमत में शामिल हो जाते फिर तो वेल एंड गुड। लेकिन वो जो आज़ाद है ना पीटीआई की हिमायत से जीते हुए लोग, वो जो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और 39 जिनका नोटिफिकेशन पीटीआई के लिए कर दिया था उसने 8 जजों के फैसले की रोशनी में, वो भी नोटिफिकेशन वापस होना है। आज के इजलास में उसका भी जायजा लिया जाना है। तो वो जो आज़ाद होंगे वो जिधर मर्जी चले जाएं। और जैसे ये साहब जो उस्मान साहब हैं ये आए हैं तो मजीद लोग जो हैं वो आने के लिए तैयार हैं। 4 लोग जो हैं उनका नाम तो ये वाले ले लें पीटीआई वाले खुद कि अब ये जो बोलते हैं गद्दार है ये वो छोड़ के जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं वो। तो इसी तरह 2-4 और आ जाएंगे। और फिर ये जो 9 मई वाले फैसले हैं वो भी अगस्त तक होने हैं। ये मेरे ख्याल 8 अप्रैल को उन्होंने हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि 4 माह के अंदर अंदर इनका फैसला किया जाए। तो फिर जनाब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक 4 माह में यानी कि 10 अगस्त के राउंड वो फैसलाबाद वाला जो फैसला है वो तो मेरे ख्याल तैयार पड़ा हुआ है। वो तो तकरीबन आखिरी मरहल में है। तो उसके नतीजे में भी कोई 8-10 अरकान जो है वो नहल हो सकते हैं। फैसला अगर उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर वहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी हो सकते हैं। यानी कि ये कहा ये जा रहा है कि पीपल्स पार्टी उस वक्त जब देख लेगी कि जनाब नून लीग जो है ये इसको सादा अक्सरियत हासिल होगी हुई है हुकूमत को यानी शहबाज शरीफ साहब को, तो फिर वो अलग हो जाएगी, अपोजिशन पर बैठेगी। और ये आप कह लें कि जनाब ये फ्रेंडली फायर होगा। ऐसे नहीं होगा कि जनाब गुस्से होकर ये वो जो भी है अब वो मानेंगे तो नहीं ना, मुझे ही कहेंगे जनाब हमारे पॉलिसियों से इख्तलाफ है ये इसलिए हम उधर जाकर बैठे हैं। लेकिन वहां बैठ के वो फ्रेंडली अपोजिशन करेंगे और पीटीआई के पास जो किरदार है अपोजिशन का वो छिन जाएगा। और अपोजिशन लीडर जो है ज़ाहिर है उनके पास जो है 80 सीटें हैं उनमें से कई एक निकल जाएंगी। इनके पास 75 हैं। जो सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात होगी अगर उधर चले जाते हैं फिर 75 जो है वो तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। और पीपल्स पार्टी अगर उधर जाती है तो फिर अपोजिशन लीडर जो हैं वो कौन होंगे? वो होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और अपोजिशन लीडर का बड़ा अहम किरदार है सब। एक तो ये कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी और तैनाती के लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें अपोजिशन का बराबर का हिस्सा है। ये अगर उधर चले जाते हैं तो फिर ये मजीद आसानी के साथ ये फैसले कर सकेंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान जो हैं उनका तकर्रुर जो है वो मिलकर करना होता है अपोजिशन लीडर ने और वजीर आजम ने। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान उन्होंने मिलकर करना होता है। अगर ये अपोजिशन में बैठ जाते हैं जाके तो फिर इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के अरकान का जो तकर्रुर है 3 लोगों का तो ड्यू है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 2 अरकान जो हैं वो सीटें जो हैं वो फिर फर्दर आर्डर काम कर रहे हैं कि जब तक नए जो हैं उनका तकर्रुर नहीं हो जाता तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये आसान हो जाएंगी। फ्रेंडली अपोजिशन तो ये मामला मुझे ये लग रहा है कि जो मैंने अर्ज किया था ना उस वक्त कि जनाब ये चाहते हैं कि जनाब अपोजिशन का किरदार भी छीन लिया जाए पीटीआई से। मुझे ऐसी ही सूरत जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब दीजिए मुझे, लेकिन ये आजकल की बात नहीं है, ये भी 2-4 महीने लगेंगे। 2-4 माह बाद ये तब्दीली जो है ये आ सकती है। और ये जो बात मैं कर रहा हूँ ना, हाँ इसमें ये होगा कि वो सदर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदर को निकालने के लिए तारने के लिए 2 एक सरिये चाहिए ना। वैसे भी सदर जो है वो सबका सदर होता है इनके तहत, वो किसी सियासी जमात के साथ उसका तलक ही नहीं रह जाता। तो वो सदर साहब को कोई खतरा नहीं होगा। हाँ गवर्नर्स की हद तक में भी ये वो कहते हैं ना आंखों में धूल झोंकने के लिए कहते हैं ठीक है जनाब तो गवर्नर भी अपने लाला साहब कोई इतराज नहीं, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो भी होगा होगा बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ।
फ्रेंडली फायर होगा जो भी होगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।